एक दिन की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में हल्की फुल्की बहस का माहौल था। हर कोई किसी न किसी बात पर मजाक कर रहा था, हंसी ठाके चल रहे थे। मौसम भी खुशगवार था और अकबर का मूड भी बहुत अच्छा था। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम दरबार में एक अजीब सवाल पूछेंगे, ऐसा सवाल जिसका जवाब देने में हर किसी की चतुराई सामने आए। सब दरबारी सजग हो गए। अकबर ने चुटकी ली। बताओ, अगर किसी को जानवर से तुलना करनी हो तो सबसे बुद्धिमान तुलना किसकी होगी? हर कोई सोच में पड़ गया। दरबारियों ने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा शेर से तो किसी ने हाथी से। लेकिन अकबर मुस्कुराते रहे। उनकी नजर बार बार बीरबल पर जा रही थी, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने इशारे से बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, तुम बताओ, अगर तुम्हें हमें किसी जानवर से तुलना करनी हो तो किससे करोगे? सवाल जितना साधारण दिख रहा था, असल में उतना ही खतरनाक था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे, अगर बीरबल ने गलत शब्द कहा तो गर्दन भी जा सकती है। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। हाजिर जवाबी और चतुराई में उनका कोई सानी नहीं था। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सोचने का अवसर दीजिए। ऐसे सवाल का जवाब जल्दबाजी में नहीं दिया जाता। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, कल दरबार में इसका उत्तर देना। सब दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब तो बीरबल फंस गए। गधा कह दिया तो जान से जाएंगे, शेर कह दिया तो चापलूस कहलाएंगे। रात भर बीरबल सोचते रहे। फिर जैसे चांदनी रात में कोई जुगनू चमकता है, उनके दिमाग में एक शानदार योजना कौंध गई। वह मुस्कुराए और चैन से सो गए। सारा दरबार पहले से ही भरा था। अकबर भी पूरे उत्साह में थे। जैसे ही बीरबल आए, अकबर ने चुटकी ली। तो बीरबल, कौन सा जानवर हमारी बराबरी कर सकता है? बीरबल ने आदाब बजाया और गंभीरता से बोले, जहां पनाह, आपकी तुलना गधे से करूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें अटक गईं। कुछ दरबारी तो पसीना पसीना हो गए। सोच रहे थे, बीरबल की अब खैर नहीं। अकबर की भौहें तन गईं। चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बीरबल, सोच समझकर बोलो। गधे से हमारी तुलना? बीरबल ने पूरी शांति से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत दें तो अपनी बात पूरी करूं। अकबर ने इशारे से कहा, बोलो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गधा एक ऐसा जीव है जो हमेशा मेहनत करता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता। धूप हो या बारिश, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। उसे ना सोने का समय चाहिए, ना ही खाने का नखरा है। वह अपने मालिक की सेवा में सच्ची निष्ठा से लगा रहता है। फिर बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक वैसे ही आप भी दिन रात प्रजा की भलाई में लगे रहते हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए। आपकी सेवा भावना गधे की तरह अडिग और निष्कलंक है। दरबार में एक गहरा मौन छा गया। फिर एक दरबारी के मुंह से बरबस निकल गया, वाह बीरबल, क्या चतुराई है। अकबर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। वह जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने हमारी तुलना गधे से की, लेकिन इस तरह की कि हमारा दिल खुश हो गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने फिर एक नया सवाल उछाल दिया, बीरबल, अगर गधे में इतनी अच्छाइयां हैं तो फिर राजा बनने के लिए गधा क्यों नहीं चुनते? बीरबल ने बिना पल भर गवाए कहा, जहां पनाह, गधा काम करने में श्रेष्ठ है,
लेकिन निर्णय लेने और न्याय करने की कला केवल इंसान में है। इसीलिए प्रजा ने आपको अपना बादशाह चुना है। अकबर ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि अगर तुम न होते तो हमारा दरबार कितना सूना होता। अब तक माहौल पूरी तरह खुशनुमा हो चुका था। दरबारियों ने भी चैन की सांस ली कि आज फिर बीरबल ने संकट को हंसी में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने एक और शरारती सवाल कर डाला, अगर हम गधे की तरह हैं तो बताओ, दरबार में सबसे बड़ा घोड़ा कौन है? बीरबल ने शरारती अंदाज में दरबार की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है। दरबार में जो सबसे ज्यादा तेजी से अपने फायदे के लिए दौड़ते हैं वही दरबार के घोड़े हैं। अब की बार दरबारियों ने खुद पर हंसी दबाई, क्योंकि हर किसी को अपनी ही चाल नजर आने लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला करना हो तो हमें शेर की चालाकी भी सीखनी पड़ेगी। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक खास इनाम दिया, एक सुनहरी मूर्ति जिसमें एक गधा और एक इंसान गले मिलते दिख रहे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी होशियारी और हमारी सहनशीलता दोनों की निशानी है। दरबार के बाद बीरबल अपने घर पहुंचे। रास्ते में एक दरबारी ने मजाक किया, बीरबल जी, अब आप भी गधों के सरताज हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी कभी गधे से दोस्ती करना घोड़े से रेस जीतने से बेहतर होता है। दरबारी चुप हो गया और बीरबल अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए घर चले गए। सीख, बुद्धिमानी वही है जो संकट को अवसर में बदल दे। सम्मान से भरी चतुराई कटाक्ष को भी सम्मान में बदल सकती है। जो बातें सामने कड़वी लगती हैं, अगर तरीके से कही जाएं तो मिठास घोल देती हैं। कहानी 2। शाम का समय था। लाल सूरज आकाश में धीरे धीरे ढल रहा था और दरबारियों के चेहरे उस परछाई में चमक रहे थे। अकबर शाही बगीचे में टहल रहे थे, उनके पीछे बीरबल भी शांत चाल से चल रहे थे। तभी अकबर रुक गए। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया, बीरबल, देखो इस पेड़ को। बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल हुजूर, बहुत घना और ऊंचा है। मुझे नहीं पसंद अब ये पेड़, बहुत ऊंचा हो गया है। इसे छोटा करना है, पर एक शर्त है। शर्त? बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, इस पेड़ को छोटा करना है, लेकिन बिना उसे काटे। न कुल्हाड़ी, न आरी, न एक पत्ता तोड़ना है। क्या करोगे? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हुजूर, आज्ञा दें तो 2 दिन में यह पेड़ छोटा हो जाएगा। अकबर हंसे, क्या कह रहे हो बीरबल? बिना काटे पेड़ छोटा? ये तो असंभव है। बीरबल झुके, असंभव शब्द सिर्फ वहां होता है जहां बुद्धि का प्रयोग न हो। बादशाह सलामत। अगले दिन पूरे दरबार में इस शर्त की चर्चा होने लगी थी। तानसेन से लेकर राजा टोडरमल तक हर कोई आश्चर्य में था। बिना काटे पेड़ छोटा करना, ये तो पागलपन है। या तो बीरबल कोई जादू जानते हैं, या फिर इस बार उनकी हार निश्चित है। अकबर ने घोषणा कर दी, यदि बीरबल पेड़ को बिना काटे छोटा कर देंगे तो उन्हें दरबार का महाचतुर खिताब मिलेगा। लेकिन यदि वे विफल हुए तो 1 महीने तक उन्हें चुप रहना होगा, बिना किसी सलाह के। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल की चुप्पी, वो भी 1 महीना, ये किसी सजा से कम नहीं। बीरबल मुस्कराए, मंजूर है हुजूर।
रात को बीरबल अपने कुछ खास सेवकों के साथ शाही बगीचे में पहुंचे। उन्होंने किसी कुल्हाड़ी या रस्सी का प्रयोग नहीं किया, बस एक साफ मैदान को पेड़ के चारों ओर तैयार करवाया और उसके ठीक पास एक नया गड्ढा खुदवाया। फिर उन्होंने क्या किया? एक और पेड़ लगवाया। लेकिन हुजूर, आपने तो कहा था पेड़ छोटा करना है। ये क्या कर रहे हैं? सेवक ने पूछा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, कल सुबह जब दरबार यहां आएगा, पेड़ उन्हें छोटा लगेगा। वो खुद कहेंगे ये पेड़ अब पहले जितना बड़ा नहीं रहा। सेवक हैरान था, लेकिन बीरबल का चेहरा शांत था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते थे। सुबह होते ही पूरी शाही टोली बगीचे में पहुंची। बीरबल ने पहले सभी को ठीक उस जगह खड़ा किया जहां से वह पेड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता था। फिर उन्होंने कहा, अब कृपया दाईं ओर देखें। सबने देखा और उनके होश उड़ गए। पेड़ के ठीक पास एक नया पेड़ खड़ा था, पहले वाले से कई गुना ऊंचा और घना। ये क्या? अकबर ने आंखें चौंधियाते हुए पूछा। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आपने कहा था पेड़ को छोटा करना है, लेकिन काटना नहीं है। तो मैंने उसके पास एक बड़ा पेड़ लगवा दिया। अब आपका पेड़ छोटा नहीं दिखता। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने आगे कहा, बादशाह सलामत, चीजों को छोटा करने के लिए उन्हें काटने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे पास तुलना का पैमाना बदल जाए तो नजरिया बदल जाता है। इसी तरह जीवन में दुख को छोटा करना हो तो उसे मत काटिए। बस कोई और बड़ा उद्देश्य खड़ा कर दीजिए, दुख खुद छोटा लगेगा। अकबर चुप हो गए। उनकी आंखों में चमक थी। बीरबल, तुम्हारी बात तो गहरी है, और पेड़ अब वाकई छोटा लग रहा है। फिर वो हंसे। तुम्हें अब महाचतुर कहने में कोई शंका नहीं रही। दरबारी तालियां बजाबजाकर हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से यह पेड़ बीरबल वृक्ष कहलाएगा, क्योंकि इसने हमें सिखाया कि हर समस्या को काटना नहीं होता, कभी कभी समझदारी से उसे छोटा दिखाया जाता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, यही तो जीवन है। समस्या को हल न कर सको तो नजरिया बदलो, समस्या छोटी हो जाएगी। अकबर हंसे। बीरबल, एक बात बताओ, वो बड़ा पेड़ रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया? बीरबल बोले, हुजूर, वो असली पेड़ नहीं था, रेशमी कपड़े और बांस से बना एक दिखावटी पेड़ है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुम्हारी चालाकी को सलाम है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या को सीधे काटने या हटाने की कोशिश करना जरूरी नहीं, कभी कभी बुद्धि से उसका संदर्भ बदल देने से ही समाधान मिल जाता है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई बहुत बड़ी लगे तो हो सकता है हमारी तुलना ही गलत हो। जरूरत है सोच बदलने की। कहानी 3। एक सुबह अकबर का दरबार पूरी भव्यता से सजा था। विषय था, राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति की पहचान कैसे हो? अकबर ने सवाल दरबारियों के सामने रखा। क्या ज्ञान से, सेवा से या धन से किसी की श्रेष्ठता मापी जानी चाहिए? हर कोई अपनी राय दे रहा था। कोई धन का गुणगान करता, कोई सेवा का महत्व बताता, कोई ज्ञान की वकालत करता। अंत में जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम मौन क्यों हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। कुछ दरबारी मुस्कराए, पर एक नया सलाहकार रायभानु चुभती बात कह गया। जहांपनाह, अगर कोई मंत्री आपके सवाल का उत्तर मौन से दे
तो या तो उसमें घमंड है या वह अब योग्य नहीं रहा। अकबर ने इसे अपमान माना। अगले ही दिन बीरबल को दरबार से निकालने का फरमान सुना दिया गया। बीरबल चुपचाप मुस्कराए, सिर झुकाया और बोले, राज्य की भलाई के लिए जो निर्णय हो वही उचित है। फिर बिना कोई तर्क या बहस किए दरबार छोड़कर चले गए। बीरबल की जगह राय भानु को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। वह पुस्तक ज्ञान में तेज था, पर ज़मीनी समझदारी में कच्चा। हर समस्या को ग्रंथों और नियमों से हल करने की कोशिश करता। जल्दी ही राज्य में गड़बड़ियां शुरू हो गईं, खासकर एक बड़ी समस्या। राजकोष से चोरी हो रही थी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अकबर ने राय भानु को आदेश दिया, इस चोरी को 10 दिन में सुलझाओ, वरना समझो कि तुम भी बीरबल जैसे ही निकाले जाओगे। राय भानु ने गांव-गांव में सिपाही भेजे, दरबारियों की जांच करवाई, कोषागार के रक्षकों से सख्त पूछताछ करवाई। परंतु 10 दिन बीत गए, न चोर मिला, न चोरी रुकी। इसी दौरान राजधानी की गलियों में एक अजीब दृश्य नजर आया। एक गरीब सा दिखने वाला ब्राह्मण ढोल बजाता घूम रहा था और चिल्ला रहा था, मैंने तंत्र का ऐसा मंत्र खोजा है जिससे चोर का शरीर खुद ब खुद पसीने से भीग जाएगा। प्रजा में हलचल मच गई। दोपहर तक सूचना आई, कोष का एक रक्षक बिना किसी वजह के पसीने से तरबतर है और घबराया हुआ है। उसे बुलाकर जब पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि वही चोर था। अकबर चौंक गया। ये तो वही तरीका है जो बीरबल अपनाता था, चोर की मानसिकता से खेलना, तर्क से नहीं। अगली सुबह महल की सीढ़ियों पर एक चिट्ठी मिली, जहां पनाह, चोर को पकड़ने के लिए बंदूकें नहीं, समझ चाहिए, और वो बाजार में भी मिलती है। एक पुराना सेवक। राजा मुस्कराया। वह समझ गया बीरबल वापस आ चुका है, पर अपने ही तरीके से। अकबर को बीरबल की कमी तो महसूस हो रही थी, पर वह यह भी चाहता था कि बीरबल खुद साबित करे कि वह सबसे योग्य है। राजा ने एक सार्वजनिक घोषणा करवाई, जो व्यक्ति निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा और सोने का मुकुट मिलेगा। 3 प्रश्न यह थे। 1. दुनिया की सबसे गूंगी चीज क्या है? 2. ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटी जाए उतनी बढ़ती है? 3. राजा की गद्दी को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है और उस खतरे को दूर करने वाला असली हितैषी कौन होता है? कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया, धूल भरे कपड़े, एक लाठी पर तेज आंखें। उसने कहा, मैं इन सवालों का उत्तर देना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। 1. दुनिया की सबसे गूंगी चीज अहंकार है। यह न सुनता है, न सीखता है। यह चुप रहकर भी विनाश करता है। 2. जो चीज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है, वह है ज्ञान। जिसे भी दो वह घटता नहीं, बल्कि समाज बढ़ता है। 3. राजा की गद्दी को सबसे बड़ा खतरा चापलूसी से होता है। जो राजा को सिर्फ वह दिखाए जो उसे अच्छा लगे, वो असली शत्रु है। पर जो सत्य कहे, भले वह कड़वा हो, वही असली हितैषी है। राजा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम बीरबल हो? फकीर मुस्कराया। उसने अपनी टोपी हटाई और नीचे से बीरबल प्रकट हुए। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगाया। तुम्हारी अनुपस्थिति ने ही मुझे सिखाया कि तुम्हारी उपस्थिति क्यों जरूरी है। बीरबल बोले, जहां पनाह मैं गया नहीं था। मैं बस वहां था जहां मेरी जरूरत थी, पर मेरी पहचान नहीं चाहिए थी। अंतिम संदेश, चतुराई पद से नहीं, सोच से होती है।
बीरबल ने यह दिखा दिया कि वह बिना दरबार में बैठे भी दरबार का हिस्सा बना रह सकता है। सीख: जो सत्य बोले वही मित्र है, जो चुप रहे वही दुर्भाग्य है। चापलूसों से नहीं, ईमानदारों से ही राज्य टिकता है। कहानी 4। बादशाह अकबर के दरबार में शांति तो थी, पर शंका की लहरें भी थीं। कुछ महीनों से अकबर को खबरें मिल रही थीं कि उनके कुछ दरबारी झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए सच्चाई को छिपाते हैं। अब ये तय करना मुश्किल हो गया था कि कौन वफादार है और कौन स्वार्थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हें तो सब ज्ञानी कहते हैं, चतुर कहते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे एक उपाय बताओ, कैसे पता चले कि मेरे दरबारी सच बोलते हैं या झूठ। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। हुजूर, इसके लिए बस एक दिन दीजिए, और मेरी एक शर्त भी है। क्या शर्त? आप किसी भी हालत में बीच में दखल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, साथ में एक गधा भी था। दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। कोई हंसी छिपा रहा था, कोई हैरान था, कोई कानाफूसी कर रहा था। बीरबल, यह क्या मजाक है? तानसेन फुसफुसाए। कहीं बीरबल गधा बेचने तो नहीं आया? किसी ने चुटकी ली। बीरबल ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोला, हुजूर और तमाम दरबारियों, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह ईमान का गधा है। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने आगे कहा, जो भी इस गधे की पूंछ पकड़कर सच बोलेगा वह सम्मान पाएगा, और जो झूठ बोलेगा उसकी पोल खुलेगी। अकबर ने मुस्कराते हुए अपनी गद्दी पर टिकते हुए सिर हिलाया। जैसा वादा किया था, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दरबारियों के बीच खलबली मच गई। गधे से सच का पता चलेगा? अगर पकड़ते ही पोल खुल गई तो? पर गधा क्या कर लेगा? यह बीरबल की चाल है, सावधान रहो। बीरबल ने फिर कहा, एक एक दरबारी गधे की पूंछ पकड़कर शपथ लेगा, मैं दरबार में पूरी ईमानदारी से काम करता हूं और झूठ नहीं बोलता, फिर उसे गधे की पूंछ खींचनी होगी। बस इतनी सी बात। एक दरबारी बोला, हाँ, लेकिन याद रहे, ईमान के गधे से झूठ छुपता नहीं। दरबारियों के चेहरे उतर गए। कुछ दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। क्या सचमुच गधा झूठ पकड़ लेता? नहीं। असल में बीरबल ने गधे की पूंछ पर चुपके से एक काली रंग की खास स्याही लगा दी थी, जो दिखती नहीं थी, पर हाथ लगाते ही उंगलियों पर लग जाती थी। जिसने भी पूंछ पकड़ी उसके हाथ पर काला रंग चिपक जाता। लेकिन अगर कोई डरकर पूंछ को हाथ ही न लगाए तो उसके हाथ साफ रहते। यानी जो झूठा था वह पूंछ से बचेगा, और जो सच्चा था वह बिना डरे पकड़ लेगा। एक एक कर दरबारी आगे बढ़े। पहले ईमानदार लोग आए, बिना डरे गधे की पूंछ पकड़ी, शपथ ली और अपने स्थान पर लौट गए। फिर बारी आई उन दरबारियों की जो भीतर से झूठे थे। एक दरबारी ने सोचा, अगर मैंने पूंछ पकड़ी और स्याही लग गई तो कोई चिन्ह बन जाएगा, कुछ गड़बड़ है जरूर। तो उसने चुपके से गधे के कान पर हाथ रखा और फिर बिना पूंछ पकड़े वापस चला गया। कुछ और दरबारी भी बहाने बनाने लगे। गधे के पास जाने में डर लगता है। मैं तो गधे से डरता हूं, गधा कहीं काट न ले। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उनकी चाल काम कर रही थी। जब सभी दरबारी परीक्षा से गुजर चुके, बीरबल बोले, अब सब लोग अपने हाथ दिखाए। ईमानदार दरबारियों के हाथों पर हल्की काली परत थी, गधे की पूंछ से स्याही लगी थी। लेकिन कुछ दरबारियों के हाथ चमचमाते साफ थे।
अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये रहे आपके सच्चे दरबारी जिनके हाथों पर स्याही है। इन्होंने बिना डरे पूंछ पकड़ी। और ये रहे वो लोग जिनके हाथ एकदम साफ हैं, क्योंकि ये डर के मारे पूंछ को छूने से ही बचते रहे। अकबर ने सख्ती से उन दरबारियों को घूरा जिनके हाथ साफ थे। तुम सबने झूठ बोला, डर गए ईमान के सामने। पूरा दरबार सन्नाटे में था। अकबर ने तत्काल आदेश दिया, जो दरबारी झूठे हैं उनकी पदवी छीन ली जाए और जांच बैठाई जाए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी योग्यता है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराया। बीरबल, तुमने तो गधे से ही दरबार का चेहरा साफ कर दिया। बीरबल विनम्रता से बोले, हुजूर, कभी कभी सत्य का आईना गधे जैसे साधारण प्राणी से भी दिखाया जा सकता है। अकबर ने गधे के लिए विशेष इनाम का ऐलान किया। ईमान के इस गधे को आज से दरबारी गधा का दर्जा दिया जाता है। पूरे दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। बीरबल ने गधे के कान सहलाते हुए कहा, तुम नादान होकर भी उन समझदारों से बेहतर निकले जो खुद को चतुर समझते थे। गधा अपनी जगह पर कान फड़फड़ाकर खुशी से उछला, मानो उसे भी सब समझ आ गया हो। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को छुपाने के लिए चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न अपनाई जाए, एक न एक दिन वह उजागर हो ही जाती है। और कभी कभी एक साधारण उपाय सबसे बड़ी चतुराई साबित होता है। कहा 5। दिल्ली के राजमहल में एक सुनहरी सुबह थी। दरबार पूरी भव्यता से सजा था। झूमर झिलमिला रहे थे, राजसी कालीन बिछे थे, इत्र और चंदन की खुशबू वातावरण में घुली थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और सामने समस्त मंत्रीगण, सेनापति, कवि, ज्योतिषी और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। मगर आज अकबर के मन में कुछ खटक रहा था। कुछ दिनों से उन्होंने महसूस किया था कि दरबारियों के चेहरे पर नकली मुस्कान है, चापलूसी बढ़ गई है और हर कोई बस उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। क्या सचमुच सब मुझसे सच्चे हैं? क्या कोई है जो मुझे सही सलाह देता है? अकबर इन सवालों से बेचैन हो उठे। और जब भी ऐसी उलझन होती, उन्हें याद आता था एक ही नाम, बीरबल। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। सिर झुकाकर सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, क्या हुक्म है? अकबर ने आंखों में हल्की सी चंचलता भरते हुए कहा, बीरबल, मुझे दरबारियों की असली नीयत जाननी है। क्या वे सचमुच मेरे वफादार हैं या केवल दिखावा करते हैं? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, इसकी परीक्षा तो हो सकती है, मगर थोड़ी चतुराई से करनी होगी। अकबर ने उत्साहित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने धीरे से झुककर कहा, कल एक विशेष सभा बुलाई जाए, जिसमें एक विशेष घोषणा होगी। फिर आप देखिएगा हर दरबारी की असलियत कैसे सामने आती है। अकबर ने हामी भर दी। पूरा दरबार इस योजना से अनजान रहा। अगली सुबह अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, आज रात महल के बगीचे में एक चमत्कारी पेड़ लगाया जाएगा। यह पेड़ सच्चे और ईमानदार लोगों को फल देगा, मगर जो झूठा, कपटी या मक्कार होगा, उसे कोई फल नहीं मिलेगा। हर दरबारी को रात में अकेले जाकर उस पेड़ से फल लाना अनिवार्य है। जो फल लेकर आएगा वह राजा का सच्चा सेवक माना जाएगा। जो खाली हाथ लौटेगा वह दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। पूरा दरबार सनसनाकर रह गया। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, भय, संदेह, उत्सुकता।
दरअसल बीरबल ने गुपचुप तरीके से एक सामान्य आम का पेड़ लगाया था, कोई चमत्कारी पेड़ नहीं था। असली परीक्षा दरबारियों के मन की थी, न कि पेड़ की। रात ढली। महल के बगीचे में घना सन्नाटा पसरा था। चांदनी बिखरी थी और पेड़ अपने साधारण रूप में खड़ा था। दरबारियों को एक एक करके अकेले भेजा गया। पहला दरबारी मीर सादिक डरते डरते पेड़ के पास गया। वह सोच रहा था, अगर मैंने झूठ बोला होगा तो शायद फल नहीं मिलेगा। क्या करूं? डर के मारे उसने पेड़ की एक डाल झट से हिला दी, एक आम गिरा और वह उसे लेकर भागा। दूसरा दरबारी शेख अली चालाकी से सोचता रहा, कहीं सब दिखावा तो नहीं। चलो आम लेकर ही चलता हूं। वह भी एक आम तोड़कर ले आया। धीरे धीरे सारे दरबारी पेड़ से कुछ न कुछ तोड़कर लाते रहे। कोई 2 आम, कोई आधी डाली, कोई पत्तियां। हर किसी ने अपना लालच और भय मिलाकर अपने दामन में कुछ भर लिया। अंत में केवल 2 लोग खाली हाथ लौटे, एक बूढ़ा फकीर दरबार में उपस्थित था और दूसरा बीरबल स्वयं। सुबह दरबार लगा। अकबर ने गरजती आवाज में पूछा, जिसने फल लाया है वह सामने रख दे। पूरे दरबार के बीच ढेर सारे आम और पत्तियां जमा हो गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को इशारा किया। बीरबल सामने आए और बोले, जहांपनाह, यह कोई चमत्कारी पेड़ नहीं था। यह साधारण आम का पेड़ था। इसकी परीक्षा यह थी कि कौन डरकर झूठी चालाकी करेगा और कौन निडर होकर सच का साथ देगा। जो ईमानदार होता वह खाली हाथ लौटता, क्योंकि वह जानता कि सच्चाई किसी चमत्कार की मोहताज नहीं। और जो डरपोक होता वह अपनी सुरक्षा के लिए आम तोड़कर आता। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखिए, अधिकांश दरबारियों ने अपने भय और लालच से खुद को धोखा दिया। केवल वही सच्चा है जो बिना डर के खाली हाथ लौटा, और वह है यह फकीर। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने एक ही रात में दरबारियों की असलियत उजागर कर दी। अब दरबारियों की घबराहट देखने लायक थी। कुछ के चेहरे पीले पड़ गए थे, कुछ पसीना पोंछ रहे थे। मीर सादिक तो घबराकर घुटनों पर बैठ गया और बोला, जहांपनाह, क्षमा करें, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दीजिए। अकबर ने गहरी दृष्टि से सबको देखा और गंभीर स्वर में बोले, आज तो बीरबल ने तुम्हारी पोल खोल दी है। भविष्य में यदि तुम में सच्चाई और निष्ठा नहीं दिखी तो दरबार से बाहर कर दिए जाओगे। दरबारी सिर झुकाए रहे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उनकी चतुराई ने एक बार फिर सच्चाई की जीत सुनिश्चित कर दी थी। सभा समाप्त होने से पहले बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, भय से बड़ा कोई झूठ नहीं होता, और ईमानदारी वो चिराग है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सच्चाई की मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। और सचमुच उस दिन से दरबार की हवा बदल गई। अब चाटुकारिता की जगह ईमानदारी और सत्य की खुशबू महल में फैलने लगी। कहानी 6। अकबर ने धीरे से अपने मुकुट को सीधा किया और मुस्कुराते हुए बोला, दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक सवाल रखूंगा। जो इसका सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे मैं अपने खजाने से सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी कान खड़े करके सुनने लगे। अकबर ने गहरी आवाज में सवाल पूछा, बताओ, ऐसी दौलत कौन सी है जो खर्च करने से बढ़ती है? क्षण भर को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने सोचा सोना, किसी ने मन में कहा व्यापार, किसी ने सोचा भिक्षा देना, लेकिन फिर सब हिचकिचा गए।
अगर जवाब गलत हुआ तो दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़ा रहा। पहला दरबारी, राजा के बेहद करीबी माने जाने वाले राजा रामदास खड़ा हुआ। जहां पनाह, उसने कहा, मेरी समझ से दौलत जमीन जायदाद है। किसान खेती में जितना लगाता है उसे दोगुना अनाज मिलता है। अकबर ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में संतोष नहीं था। फिर दूसरा दरबारी उठा, सेठ हरिदास। जहां पनाह, व्यापार में लगाया गया धन खर्च जरूर होता है, पर अच्छा व्यापार करने पर वह कई गुना बढ़ जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी नजर आई। एक के बाद एक दरबारियों ने जवाब दिए, कोई ज्ञान कहता, कोई मेहनत। पर बादशाह की आंखें अब भी बीरबल पर टिकी थीं, जो अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी अनदेखी गहराई में डूबा हो। अकबर ने सीधा बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर बताना आसान नहीं, इसे दिखाना पड़ेगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अगले 3 दिन में इस प्रश्न का उत्तर दिखा सकता हूं। अकबर ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जवाब मुझे चौंकाना चाहिए। अकबर की भौहें उठ गईं। दिखाना पड़ेगा? कैसे? बीरबल ने प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल गया। बीरबल ने अगले ही दिन दरबार के कुछ भरोसेमंद सैनिकों को लिया और राजधानी के एक गरीब इलाके में पहुंच गया। वहां छोटे छोटे घर थे, बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे, बूढ़े लकड़ी के सहारे चलते थे। बीरबल ने एक बूढ़ी औरत को देखा, जो फटे पुराने कपड़े पहनकर भी बच्चों को रोटियां बांट रही थी। उसने पूछा, माई, खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी बांट रही हो? बूढ़ी हंस पड़ी, बेटा, प्यार की रोटी है ये। रोटी देने से मेरा दिल भर जाता है। भूख का दुख भूल जाती हूँ। बीरबल मुस्कुराया। उसने सैनिकों से कहा, इस औरत के घर का ध्यान रखना। अगले दिन बीरबल एक अमीर सेठ के पास पहुंचा। सेठ, जिसे अपनी दौलत पर घमंड था, अपने गहनों की नुमाइश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, सेठ जी, क्या आप कुछ दान करते हैं? सेठ हंस पड़ा, दान? मैं तो खुद अपने धन को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने में लगा हूं। दान देने से धन घटता है। बीरबल मुस्कुराया और चुपचाप चला आया। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। अकबर पहले से ही व्याकुल था। तो बीरबल, अब बता ही दो, कौन सी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है? बीरबल ने सिर झुकाया, फिर दरबार में सबके सामने कहा, जहां पनाह, वह दौलत है, प्यार और दया की दौलत। जब हम प्यार बांटते हैं, दया दिखाते हैं, तो न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं, बल्कि हमारा अपना हृदय भी समृद्ध होता है। जैसे वह बूढ़ी औरत, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसकी रोटियां बांटने से उसका सुख बढ़ रहा था। और वह सेठ, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी दिल से गरीब था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा सोच में डूब गया। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल से होती है, तिजोरी से नहीं। सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, दौलत चाहे सोने की हो या ज्ञान की, समय की हो या प्रेम की, जो दौलत खर्च करने से बढ़े, वही सबसे सच्ची दौलत है। जैसे प्रेम, दया, मदद, शिक्षा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 मुद्राएं भेंट कीं, और सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गए। कहानी 7। अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी अजीब चर्चा चल रही थी।
बादशाह अकबर ने गर्व से कहा, हम इतने महान बादशाह हैं कि अगर चाहें तो बिना मेहनत किए भी हमें धन दौलत मिलती रहेगी। हमारी महिमा ही इतनी बड़ी है कि लोग अपने आप हमें खजाने सौंप देंगे। दरबार में सबने सिर झुकाकर हामी भरी, सिवाय बीरबल के। बीरबल मंद मंद मुस्करा रहे थे। अकबर ने उनकी मुस्कान भांप ली। वह बोले, बीरबल, लगता है तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह आप महान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु बिना श्रम किए, बिना अधिकार का दावा किए, अगर कोई बादशाह होकर भी भीख मांगे तो लोग उसे कुछ नहीं देंगे। अकबर ने हंसते हुए चुनौती दे डाली। तो फिर ऐसा करते हैं बीरबल, हम खुद भीख मांगेंगे, और अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम मानेंगे कि तुम सही हो। लेकिन अगर हमें भीख में धन दौलत मिल गई तो तुम्हें सजा दी जाएगी। पूरा दरबार रोमांचित हो उठा। ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया था। बादशाह खुद भीख मांगेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, जैसा हुक्म। परंतु एक शर्त है। आप अपना राजसी वस्त्र और शाही चिन्ह छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह भीख मांगेंगे, नहीं तो लोग पहचानकर श्रद्धा से दे देंगे। अकबर मुस्करा उठे, ठीक है बीरबल, हम पूरे खेल के साथ चलेंगे। बीरबल ने बादशाह को एक साधारण फटी पुरानी धोती, एक गंदली कमीज और सिर पर फटा हुआ कपड़ा पहनने को दिया। चेहरे पर कालिख पोती गई, मूछें थोड़ी अस्तव्यस्त कर दी गईं। अब अकबर को पहचानना लगभग असंभव था। बीरबल ने एक लकड़ी की लाठी दी और कहा, अब आप दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजार चांदनी चौक में चलिए और वहां भीख मांगिए। मैं छिपकर सब देखूंगा। अकबर ने खुद को समझाया कि यह केवल एक खेल है। वह तैयार हो गए। अकबर चांदनी चौक पहुंचे। लोगों की भीड़ भाड़ थी। दुकानें सजी थीं। अकबर ने झिझकते हुए एक दुकानदार के सामने हाथ फैलाया। अरे हट, काम क्यों नहीं करता? दुकानदार ने झिड़क दिया। अकबर हक्के बक्के रह गए। दूसरी दुकान पर पहुंचे। एक महिला से बोले, माई कुछ दे दे। महिला ने घूरते हुए कहा, जवान हो, हाथ पैर सलामत हैं, भीख क्यों मांग रहे हो? जा मेहनत कर। अकबर का सिर शर्म से झुक गया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अकबर को एक तिनका भी भीख में नहीं मिला। अकबर ने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर कोशिश की, लेकिन आज भी वही हाल रहा। कहीं धक्के मिले, कहीं गालियां। एक जगह एक बच्चे ने उन पर पत्थर भी फेंक दिया। बीरबल छुपकर यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें दिख रहा था कि कैसे समाज बिना श्रम के किसी को कुछ भी नहीं देता, चाहे वह बादशाह ही क्यों न हो। शाम को बीरबल अकबर के पास पहुंचे। अकबर थक चुके थे। पैर कांप रहे थे। चेहरे पर घबराहट थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, हुजूर, क्या आज कुछ सफलता मिली? अकबर ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया। बीरबल, तुम सही थे। बिना मेहनत, बिना पहचान कोई कुछ नहीं देता। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह संसार श्रम और योग्यता को सम्मान देता है। केवल नाम से कोई अमीर नहीं बन सकता। जब तक आप लोगों के बीच उनके समान बनकर नहीं जाते, तब तक न तो श्रद्धा मिलती है, न सहायता। अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। तो अब क्या आज्ञा है? बीरबल ने पूछा। अकबर मुस्कराए। आज से मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करूंगा जो अपने परिश्रम से कमाता है, चाहे वह कितना भी छोटा काम क्यों न करे। पूरा दरबार इस निर्णय पर खुशी से गूंज उठा। बीरबल ने एक और योजना बनाई।
उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में सभी दरबारी और मंत्री बिना किसी राजसी पोशाक के आए, जैसे एक सामान्य नागरिक आता है। अगले दिन दरबार में दृश्य बड़ा विचित्र था। बिना पोशाक, बिना गहनों के दरबारी आम इंसानों जैसे दिख रहे थे। अकबर सिंहासन पर साधारण वस्त्रों में बैठे थे। बीरबल ने सभी से एक एक कर पूछा, तुम कौन हो? किसी ने कहा, मैं व्यापारी हूं। किसी ने कहा, मैं सैनिक हूं। किसी ने कहा, मैं एक साधारण नागरिक हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, देखा, जब वस्त्र, चिन्ह और शक्ति का आडंबर हटा दिया गया तो हम सब एक समान हो गए। अब केवल कर्म और व्यवहार से पहचान बनती है। अकबर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने हमें अमूल्य पाठ सिखाया। अब हम अपने राज्य में हर मेहनतकश का सम्मान करेंगे। बीरबल ने आखिरी परीक्षा भी ली। उन्होंने राजा से कहा, जहांपनाह, अगर आप वाकई परिश्रम का सम्मान करना चाहते हैं तो एक दिन मजदूर का काम करें। अकबर चौंक पड़े, लेकिन फिर मुस्कराते हुए बोले, ठीक है। अगले दिन अकबर ने दरबार के बगीचे में मजदूर बनकर पौधे लगाए, मिट्टी खोदी। दरबारी यह दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। जब काम खत्म हुआ, बीरबल ने पानी का घड़ा लाकर बादशाह को दिया और कहा, आज आपने जो पसीना बहाया है वह असली राजा की पहचान है। अकबर ने घड़े से पानी पीते हुए कहा, आज मैंने जाना कि असली आनंद और संतोष परिश्रम में है, सिर्फ शासन में नहीं। अंत। उस दिन से अकबर के शासन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां मेहनत, योग्यता और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा गया। और बीरबल, वह अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार के कोने में बैठे थे, जैसे वह जानते थे कि सच्चा राज्य हृदयों पर किया जाता है, सत्ता के ताज से नहीं। कहानी 8। आकाश में काले बादल उमड़े हुए थे। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं और समूचा गांव किसी अनहोनी की आशंका में डूबा हुआ था। यह वही गांव था जो कभी अपनी समृद्धि और प्रसन्नता के लिए मशहूर था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। फसलें बर्बाद हो रही थीं, बच्चे बीमार पड़ रहे थे और मवेशी मरने लगे थे। गांव के लोग भयभीत थे। तभी एक दिन गांव में एक साधु आ पहुंचा। लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और आंखों में अजीब चमक। उसने गांव के चौपाल पर बैठकर घोषणा की, यह सब देवता का क्रोध है। मैंने तपस्या से जाना है। जब तक गांव वाले मेरी सेवा नहीं करेंगे और मुझे दान दक्षिणा नहीं देंगे, यह संकट टलने वाला नहीं। डरे समय ग्रामीणों ने साधु को गांव के सबसे बड़े मंदिर में स्थान दिया। दिन रात वे साधु की सेवा में जुट गए। गाय भैंस, अनाज, सोना चांदी, जो कुछ भी बचा था, सब साधु के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों ने आपस में मंत्रणा की। यह साधु असली नहीं लगता, एक ने कहा। लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, दूसरे ने जोड़ा। हमें बीरबल के पास जाना चाहिए, सबसे बुजुर्ग किसान ने कहा। हाँ, बीरबल ही इस संकट का हल निकाल सकता है। अगली सुबह 4 गांव वाले दरबार के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अकबर, बादशाह और बीरबल को सारा हाल सुनाया। अकबर ने चढ़ाकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें पता है क्या करना है? बीरबल मुस्कुराए। जी बादशाह, सलामत। अब साधु जी का पर्दा खुद ही उठेगा। 2 दिन बाद बीरबल गांव पहुंच गए। उन्होंने साधु के सामने सिर झुकाया और पूरी विनम्रता से बोले, हे तपस्वी महात्मा, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। हम भी आपके चरणों में ज्ञान प्राप्त करने आए हैं।
साधु ने आंखें मूंद लीं और गंभीर आवाज में बोला, ज्ञान पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। पहले दान दो, फिर वरदान मिलेगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, क्या एक छोटा प्रश्न पूछ सकता हूं? पूछो, साधु ने कहा। आप जैसे ज्ञानी महात्मा को देखकर हम समझ नहीं पा रहे कि संकट क्यों नहीं टल रहा। क्या आपके तप में कोई कमी रह गई है? साधु ने तमतमाकर कहा, मूर्ख, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। संकट तुम्हारे ही पापों के कारण है। मेरे तप में कोई दोष नहीं। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, हे तपस्वी, आपकी शक्ति को हम परखना चाहते हैं। अगर आप सचमुच महात्मा हैं तो आपसे एक छोटा सा चमत्कार करने का निवेदन है। साधु घमंड में आकर बोला, मैं किसी भी चमत्कार में समर्थ हूं। बताओ क्या करना है? बीरबल ने एक मोटा थैला मंगवाया और गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर रख दिया। इस थैले में एक विषैला सांप है। बीरबल बोले, अगर आप इसे बिना छुए बाहर निकाल लें तो हम सब आपको भगवान का अवतार मान लेंगे, और अगर न कर सके तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। साधु का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सांप वह बड़बड़ाया, हाँ महात्मा जी, बीरबल ने नम्रता से कहा, तपस्वियों को डर कैसा। चारों ओर गांव वाले जमा हो गए। सबकी निगाह साधु पर थी। साधु ने बहाना बनाना शुरू किया, अरे भाई, आज मेरा उपवास है। नियम है कि मैं आज कोई कार्य नहीं कर सकता। कल करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल का इंतजार करेंगे। लेकिन तब तक आप मंदिर से बाहर एक साधारण झोपड़ी में रहेंगे और गांव वाले अब आपकी सेवा नहीं करेंगे। साधु फंस चुका था। वह बेचैन हो उठा। बीरबल ने गांव के 2 जवानों को साधु की निगरानी पर लगा दिया। रात भर साधु करवटें बदलता रहा। बिना सेवा, बिना भोग के उसका असली रंग उतरने लगा। सुबह होते ही साधु ने खुद आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं यहां से जा रहा हूं। यह गांव अभागा है। मैं अब किसी और जगह तप करूंगा। बीरबल ने उसे जाने दिया। लेकिन कुछ दूरी पर गांव वालों ने देख लिया कि साधु के गेरुए वस्त्रों के नीचे से सोने की मुद्राएं झांक रही थीं, जो गांव वालों ने दान में दी थीं। बीरबल ने चतुराई से उसे पकड़वा लिया। गांव के पंचों के सामने साधु से सारा सच उगलवाया गया। साधु ने कबूल कर लिया कि वह सिर्फ एक ठग था जो गांव-गांव घूमकर भोले लोगों को लूटता था। बीरबल ने साधु को गिरफ्तार कर दरबार भेज दिया और गांव वालों से कहा, सच्चे साधु सेवा मांगते नहीं, सेवा करते हैं। जो खुद को पूजने को कहे वह साधु नहीं, ठग है। गांव वाले सिर झुकाकर बोले, बीरबल बाबा, आपने हमें अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकाला। दरबार में अकबर ने जब साधु की असलियत जानी तो खूब हंसे। वाह बीरबल, तुमने तो सांप की तरह इस साधु को अपनी चाल से पकड़ लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां अंधविश्वास पनपे वहां ज्ञान का दीपक जलाना जरूरी है। बादशाह सलामत। अकबर ने खुश होकर बीरबल को मोहरों की थैली भेंट की और आदेश दिया कि गांव के नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाए। गांव में दोबारा उत्सव जैसा माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों में हंसी खुशी काम कर रहे थे और मंदिर में अब सच्चे भजन गूंज रहे थे। एक बुजुर्ग ने बीरबल से पूछा, बाबा, एक आखिरी सवाल, क्या ऐसे और भी ठग आते रहेंगे? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ आएंगे, लेकिन अगर आंखें खुली रखें और दिमाग जागता रहे तो कोई भी साधु, राजा या व्यापारी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बीरबल का संदेश गूंज रहा था।
आस्था रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। कहानी 9। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए आया। उसके कपड़े मैले थे, शरीर कमजोर और आंखों में दुख की गहराई। उसने बादशाह अकबर के सामने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं रामू हूं। मेरे पुरखों की जमीनें मेरे गांव में हैं, पर वहां के जमींदार सेठ हरिराम ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली है। बादशाह ने पूछा, क्या कोई दस्तावेज हैं जो यह साबित करें कि जमीन तुम्हारी थी? रामू ने थरथराती आवाज में कहा, जहां पनाह, दस्तावेज तो नहीं हैं, पर उस जमीन पर मेरा घर था, मेरा कुआं था और मेरी वर्षों की मेहनत थी। पर जमींदार ने कहा, बिना कागज के कुछ साबित नहीं हो सकता। उसने मुझे लाठी से पिटवाया और मेरे परिवार को भगा दिया। बादशाह को यह सुनकर क्रोध आया, पर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मैं जमींदार से मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे 3 दिन का समय दीजिए। हरिराम गांव का सबसे अमीर जमींदार था। उसका महल गांव के बाहर ऊंचे टीले पर था, जहां पहुंचने के लिए खास इजाजत चाहिए थी। उसकी सेवा में दास दासिया, नौकर चाकर, घोड़े, पालकियां और सोने चांदी की भरमार थी। पर उस अमीरी के पीछे उसका लालच और निर्दयता छुपी थी। हरिराम को जब पता चला कि बीरबल गांव आ रहे हैं, तो वह सतर्क हो गया। उसने तुरंत गांव भर में ऐलान करवा दिया कि कोई भी किसान बीरबल से कुछ न कहे, वरना अंजाम बुरा होगा। बीरबल अगले दिन सादे कपड़ों में गांव पहुंचे। उनके साथ उनका सेवक भी था। गांव में बीरबल ने अपनी पहचान नहीं बताई और एक सामान्य मुसाफिर की तरह जमींदार के द्वार पर पहुंचे। इस सेठ जी से मिलना है, उन्होंने द्वारपाल से कहा। क्यों? सेठ जी से व्यापारिक सलाह लेनी है, मैं भी एक अमीर व्यापारी हूं। जब बीरबल भीतर पहुंचे तो हरिराम ने सोने की थाली में मुंह धोने का पानी मंगवाया, केसर वाले पान रखवाए और पूछा, कहो महाराज, कैसे पधारे? बीरबल ने शांति से कहा, मैं दिल्ली से हूं और सुना है कि आप बहुत कुशल मींदार हैं। मैं भी जमीनें खरीदना चाहता हूं और ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूं जो जानते हैं कि कैसे आम आदमी को दबाया जाता है। हरिराम ने जोर से हंसते हुए कहा, आप सही जगह आए हैं। मैं तो इस गांव में भगवान हूं। जो जमीन देखी ले ली, जो मन किया कर लिया। सब डरते हैं मुझसे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी ये कुशलता सीखनी है। पर मेरी एक आदत है, मैं जिनसे सीखता हूं उनसे पहले 3 शर्तें रखता हूं। हरिराम बोला, अरे, आप जैसे अमीर आदमी की 3 क्या 30 शर्तें मान लूं। बीरबल ने पहली शर्त रखी, आपको मुझे अपने सारे नौकरों और सेवकों के सामने अपमानित करना होगा, ताकि मैं देख सकूं कि जब आप किसी गरीब को नीचा दिखाते हैं तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। हरिराम थोड़ा चौंका, पर फिर गर्व से बोला, यह तो आसान है। और उसने सबके सामने बीरबल को गालियां दी, उसकी टोपियां फेंकी, जूते दिखाए। बीरबल मुस्कराता रहा। फिर बीरबल बोला, दूसरी शर्त, मैं एक दिन आपके घर में एक गरीब किसान बनकर रहना चाहता हूं। जैसे रामू रहता था वैसा ही, उसी झोपड़ी में। हरिराम को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने हामी भर दी। ठीक है, पर तीसरी शर्त क्या है? बीरबल बोला, तीसरी और आखिरी शर्त, जब मैं अपना परिचय दूं तब आप बिना कुछ कहे मेरी आज्ञा मानेंगे। हरिराम ने हंसते हुए कहा, अगर तुम जैसे व्यापारी मेरा नाम फैला दो तो मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। अगले दिन बीरबल उस झोपड़ी में रहा जहां रामू का परिवार रहता था। रात को बीरबल ने गांव के कुछ गरीब लोगों को बुलाकर बातचीत की, उनके दुख सुने
और यह जाना कि हरिराम ने किस तरह गांव पर अत्याचार किया है। बीमार माँ, भूख से बिलखते बच्चे और खून पसीने से बनी जमीनों का बलात् अधिग्रहण, यह सब सुनकर बीरबल की आंखों में गुस्सा था पर चेहरा शांत। रात के अंत में उसने गांव वालों को आश्वस्त किया, कल सूरज उगेगा और तुम्हारा हक लौटेगा। अगली सुबह बीरबल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और जमींदार को भी आमंत्रित किया। सबके सामने बीरबल ने अपनी असली पहचान प्रकट की, मैं कोई व्यापारी नहीं बल्कि बीरबल हूँ, अकबर बादशाह का नवरत्न। और तुम्हारी तीनों शर्तें आज तुम्हारे ही खिलाफ गवाही देंगी। हरिराम हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कहा, एक, पहली शर्त में तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया, अब वही अपमान तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुम दूसरों का आदर नहीं करते। दो, दूसरी शर्त में मैंने गरीब की जिंदगी जी और अब मुझे विश्वास है कि तुमने रामू और अन्यों के साथ अन्याय किया है। तीन, तीसरी शर्त कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, अब मैं आदेश देता हूं कि रामू को उसकी जमीन लौटाई जाए और बाकी किसानों को भी इंसाफ मिले। बीरबल हरिराम को लेकर दिल्ली दरबार लाए। वहां अकबर ने गांव के लोगों की गवाही ली और सारे प्रमाण बीरबल ने प्रस्तुत किए। हरिराम को 1 वर्ष की जेल और उसकी जमीनें किसानों में बांट दी गईं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने केवल न्याय नहीं किया, एक शिक्षक की तरह गांव को सिखाया कि डर से बड़ा है हक। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी 3 शर्तें 1000 किताबों से ज्यादा असरदार होती हैं। समाप्त। सीख। बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि समाज को न्याय दिलाना होता है। बीरबल ने न केवल रामू का हक लौटाया बल्कि पूरे गांव को सिखाया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। कहानी 10। दिल्ली का लाल किला सुबह की सुनहरी धूप में चमक रहा था। बादशाह अकबर हमेशा की तरह अपने आलीशान दरबार में बैठे थे, चारों ओर दरबारी सजे धजे खड़े थे। पर आज अकबर कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अचानक पूछा। जहां पनाह, रास्ते में हैं, एक सेवक ने झुककर कहा। कुछ ही पलों में बीरबल दरबार में प्रवेश कर गया। वही शांत मुस्कान, वही सौम्यता। बीरबल, अकबर बोले, तुम हमेशा सच्चाई की बातें करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आते। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इंसानी स्वभाव ही कुछ ऐसा है। पर सत्य का दीपक कभी बुझता नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर चुनौती दी, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। आज के दिन में, यानी सूरज डूबने से पहले, तुम दरबार या नगर से 10 ऐसे झूठ पकड़ कर लाओ जो लोग बेझिझक बोलते हैं। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। कोई हंसा, कोई चुपचाप बीरबल को देखने लगा। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म जहांपना। और वह चल पड़ा एक नए सफर पर। बीरबल सबसे पहले दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारी से मिलने पहुंचा, सेठ हरिदास। सेठ ने बीरबल को देखते ही गर्दन ऊंची कर ली। आओ बीरबल, तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य को देखकर भी मुझे दया आती है। देखो मैं कितना अमीर हूं, मेरे पास तो इतना सोना है कि पूरी दिल्ली खरीद लूं। बीरबल मुस्कुराया। वाह सेठ जी, सच में? बिल्कुल, अगर मैं चाहूं तो पूरा लाल किला भी खरीद सकता हूं। बीरबल ने चुपचाप एक पर्ची पर लिखा, पहला झूठ, लाल किला खरीदने वाला अमीर। वहीं से वह सैनिकों के मोहल्ले की ओर बढ़ा। रास्ते में एक सिपाही मिला जो अपने दोस्तों के बीच शेखी बघार रहा था। मैंने तो अकेले 50 डाकुओं को हरा दिया था, वह चिल्लाया। बीरबल रुका, मुस्कुराया और धीरे से बोला, भाई साहब, आप जैसे वीर की कहानी तो इतिहास में दर्ज होनी चाहिए।
सिपाही और उछल गया। बीरबल ने फिर पर्ची निकाली, दूसरा झूठ, अकेले 50 डाकुओं को हराना। थोड़ी दूर चलते हुए बीरबल एक साधु के डेरे पर पहुंचा। आओ पुत्र, साधु बोला, मैं 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। खुद भगवान मेरे सपनों में आते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी महिमा अपार है गुरुदेव। मगर बीरबल की तेज नजर ने साधु के बगल में रखी शराब की सुराही और ताश के पत्ते देख लिए थे। पर्ची निकली, तीसरा झूठ, 100 साल की तपस्या। अब बीरबल नगर की भीड़ में पहुंच चुका था। वहीं एक युवक एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं जान दे दूंगा। बीरबल ने देखा, वही युवक कुछ ही दूरी पर दूसरी लड़की को भी वही बातें दोहरा रहा था। हंसते हुए बीरबल ने अगली पर्ची भरी, चौथा झूठ, प्रेम में मरने की कसम। थोड़ा आगे एक वैद्य अपनी दवाओं का प्रचार कर रहा था। मेरी औषधियां हर रोग का रामबाण इलाज हैं। एक बूंद लो और चमत्कार देखो। बीरबल ने देखा, भीड़ में कई लोग खांसते छींकते जा रहे थे। वैद्य खुद भी नाक पोंछ रहा था। 5वीं पर्ची, 5वां झूठ, हर मर्ज का इलाज। शाम ढलने लगी थी। बीरबल तेजी से बढ़ा। एक जादूगर सड़क किनारे तमाशा कर रहा था। मैं हवा में उड़ सकता हूं, मैं गायब भी हो सकता हूं, वह चिल्ला रहा था। पर असलियत यह थी कि वह बस नजरों का धोखा दे रहा था। बीरबल ने भीड़ में खड़े खड़े लिखा, छठा झूठ, उड़ने का दावा। एक बूढ़ा भिखारी रास्ते पर बैठा था। वह चिल्ला रहा था, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी हूं। पर बीरबल ने देखा, भिखारी चुपके से लोगों से रोटियां और पैसे समेट रहा था। 7वां झूठ, दुनिया का मोह नहीं, बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा। अकबर के दरबार में लौटते हुए बीरबल को दरबार का एक मंत्री रास्ते में मिला। बीरबल जी, मैं तो हमेशा आपके हितैषी रहा हूं, आपके लिए तो जान भी दे सकता हूं। बीरबल जानता था कि वही मंत्री अक्सर उसके खिलाफ साजिशें करता था। 8वां पर्चा लिखा, 8वां झूठ, झूठी वफादारी। राजमहल के द्वार पर एक दरबान खड़ा था। वह नया था और खुद को बड़ा समझता था। मेरे बिना तो यह महल भी नहीं चलता, वह एक छोटे सेवक से अकड़कर कह रहा था। बीरबल चुपचाप मुस्कुराया। एक और पर्ची भरी, 9वां झूठ, महल का मालिक होने का घमंड। जब बीरबल दरबार के पास पहुंचा तो एक दरबारी मित्र ने उससे कहा, बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया न? मैं तो संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बीरबल जानता था कि वही दरबारी आए दिन पदोन्नति की लालसा में दरबारियों के आगे पीछे घूमता था। आखिरी पर्ची भरी, 10वां झूठ, संतोष का झूठा दावा। सूरज डूबने ही वाला था। बीरबल तेजी से दरबार में पहुंचा। अकबर इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने 10 झूठ पकड़ लिए? बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीरबल ने सिर झुकाया, जी हां जहांपना। उसने एक एक कर सभी झूठों की सूची पढ़ी। हर किस्सा सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की आंख सबसे तेज होती है। तुमने आज सिर्फ झूठ पकड़े नहीं, बल्कि हमें जीवन का गहरा पाठ भी सिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, झूठ तो दिन भर में कई बार हमारे सामने आता है, बस सच्चाई से देखने का साहस चाहिए। अकबर ने बीरबल को सोने का हार और एक खास सम्मान पत्र भेंट किया। दरबार फिर एक बार बीरबल की बुद्धिमानी का कायल हो गया। कहानी की सीख।
जहां झूठ हर कोने में पलता है, वहां सत्य को पहचानना सबसे बड़ी कला है और सत्य बोलना सबसे बड़ा साहस। कहानी 11। सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ लाल किले की ऊंची दीवारों पर चमक रहा था। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति, विद्वान सभी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। बीच में सिंहासन पर बैठे थे बादशाह अकबर, तेजस्वी, गंभीर और गर्वित। आज का दरबार विशेष था। अकबर ने नया नियम लागू किया था। राजा कभी गलत नहीं होता। यह बात सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई थी। सबने सिर झुका दिए। कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इस पर कुछ कहने की। आखिर राजा का हुक्म था, जो नियम पर सवाल उठाएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। केवल बीरबल थे जो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। उनके भीतर विचारों की आंधी चल रही थी। राजा भी इंसान है, बीरबल सोच रहे थे, और इंसान गलती कर सकता है। अगर इस सोच को समय रहते न बदला गया तो अन्याय बढ़ेगा। लेकिन बीरबल जानते थे, अकबर जैसे गर्वीले राजा से सीधे टकराना मूर्खता होगी। उन्हें एक चतुर चाल चलनी होगी। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यदि अनुमति दें तो एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा हमेशा दिलचस्प होती है। पूछो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कल सुबह दरबार में 3 वस्तुएं लाऊंगा। आपको उनमें से एक को चुनना होगा। लेकिन नियम यह होगा कि जो भी चुनाव करेंगे वही अंतिम होगा, उसे बदल नहीं सकेंगे। अकबर ने ठहाका लगाया, यह तो बच्चों का खेल है। मैं तैयार हूं। बीरबल ने प्रणाम किया और अगले दिन की तैयारी में जुट गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में 3 बड़े संदूक लेकर आए। सभी संदूक सुंदर कढ़ाई वाले थे, लेकिन उन पर कुछ नहीं लिखा था। बीरबल ने एक एक संदूक को खोला और दरबारियों को भी दिखाया। पहले संदूक में चमचमाती सोने की मुद्राएं, दूसरे संदूक में कीमती रत्न, तीसरे संदूक में सूखी घास और कचरा। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इनमें से एक संदूक चुनिए। लेकिन याद रहे, चुनाव के बाद बदलने की अनुमति नहीं होगी। और जो संदूक चुनेंगे वही आपकी जागीर के लिए शुभ माना जाएगा। अकबर ने गौर से देखा। उन्होंने सोचा कि बीरबल कोई चाल तो नहीं चला रहा। फिर उन्होंने बीच वाला संदूक रत्नों वाला चुन लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा चुनाव जहांपनाह। सब दरबारी ताली बजाने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने धीमे से जोड़ा, अगर आप पहले संदूक सोने का चुनते तो आपकी जागीर दोगुनी हो जाती। अकबर चौंके। क्या कहा? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने विशेष आशीर्वाद उसी संदूक के साथ रखा था। अब जबकि आपने बीच वाला संदूक चुना तो वही आपके भाग्य का संकेत है। अकबर झुंझलाए, तो मुझे बदलने का अधिकार नहीं। बीरबल ने सिर झुका दिया, आप ही का आदेश है, राजा कभी गलती नहीं करता। और जो चुना गया वही अंतिम होता है। दरबारियों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ मुस्कुराए, कुछ सिर झुकाकर बीरबल की चतुराई को दाद दे रहे थे। अकबर ने गहरी सांस ली। फिर बोले, ठीक है। लेकिन बीरबल, क्या कोई रास्ता है? बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, अगर राजा भी स्वीकार करे कि कभी कभी गलती हो सकती है तो रास्ता बन सकता है। अकबर मुस्कुराए, अब वे बीरबल की चाल समझ चुके थे। ठीक है, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज से मेरा फरमान रद्द। राजा भी इंसान है।
इंसान से गलती हो सकती है। अगर गलती हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, यही न्याय का असली मार्ग है। लेकिन बीरबल इतने पर रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, राजा को यह बात गहराई से समझानी होगी। 3 दिन बाद बीरबल ने फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक चित्र बनवाया। उसमें एक ऊंचे पहाड़ पर एक आदमी दिखाया गया था, जिसके हाथ में एक झंडा था और नीचे गहरी खाई थी। बीरबल ने चित्र को दरबार में रखा और बादशाह से पूछा, जहां पनाह, बताइए इस चित्र में क्या हो रहा है। अकबर ने कहा, यह व्यक्ति विजेता है। इसने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर झंडा गाड़ दिया है। यह पराक्रम का प्रतीक है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, फिर चित्र के नीचे लिखी इस छोटी सी पंक्ति का क्या अर्थ है। अकबर ने झुककर देखा। लिखा था, कभी कभी विजय भी सबसे बड़ी हार होती है। अकबर चौंक गए। इसका क्या अर्थ? बीरबल ने शांत स्वर में समझाया, यह व्यक्ति अकेला चोटी पर पहुंचा है, पर जीतते जीतते वह अपनों को खो बैठा है। अकेला रह गया है। यही सबसे बड़ी हार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अगर हम अपने गर्व में सबको पीछे छोड़ दें, अपनी गलती कभी न माने, तो एक दिन अकेले रह जाएंगे। सच्चा नेता वही है जो अपनी भूल मानकर आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर राजा गलती करे और कोई उसे टोक दे तो क्या वह राजा का अपमान नहीं? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर राजा अपनी गलती सुनने से इनकार करे तो वह प्रजा का अपमान करता है। लेकिन अगर राजा अपनी भूल स्वीकार कर ले तो वह खुद को भी ऊंचा करता है और राज्य को भी। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, क्या तुम कभी मेरी गलती पकड़ने का साहस करोगे? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आपने अनुमति दी है तो मैं सदा आपका सच्चा सेवक बनकर आपको सच दिखाता रहूंगा। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। इसीलिए बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। अकबर ने दरबार में नया फरमान जारी किया। हम अकबर, बादशाह हिंदुस्तान, यह घोषणा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती मानने से छोटा नहीं होता, बल्कि महान बनता है। और हम खुद से शुरुआत करते हैं। पूरा दरबार गर्व से गूंज उठा। बीरबल एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी चाल सफल हो चुकी थी और इतिहास गवाह बना। जिस राजा ने अपनी गलती मानी वही सबसे महान कहलाया। कहानी 12। सुबह की पहली किरण जैसे ही लाल किले के आंगन पर पड़ी, अकबर बादशाह अपने महल के बागीचे में टहलते हुए गंभीर सोच में डूबे हुए थे। कुछ दिनों से उन्हें लग रहा था कि दरबार में नीरसता छा गई है। वही पुराने तरीके, वही परंपराएं, वही चेहरे, वही बातें। दरबार में न कोई नई ऊर्जा थी, न कोई ताजगी। अकबर ने मन में ठान लिया, अब बदलाव होना चाहिए। और तुरंत राजा ने ऐलान कर दिया, आज से मेरा हुक्म है, दरबार में नयापन लाओ। कुछ ऐसा करो कि सब चौंक जाए। जो ऐसा करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। दरबार में खलबली मच गई। सब मंत्री, सेनापति, विद्वान सोचने लगे, बदलाव कैसे लाएं। कोई सोच रहा था नए नियम लाने की, कोई दरबार को सजाने की योजना बना रहा था, तो कोई नए करों की व्यवस्था का सुझाव देने को तैयार था। लेकिन बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था, अकबर सिर्फ दिखावटी बदलाव नहीं चाहते।
उन्हें असली ताजगी चाहिए थी, एक ऐसा झटका जो दिलों दिमाग को हिला दे। बीरबल ने चुपचाप योजना बना ली थी। सुबह दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे। सारे दरबारी कतारबद्ध हो गए। अकबर ने गरजती आवाज में कहा, कौन है जो मेरे दरबार को एक दिन में नया कर सकता है? सभी दरबारी डरते डरते एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बीरबल आगे आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आज शाम तक आप खुद देखेंगे कि दरबार पूरी तरह बदल चुका होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे करोगे बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जहांपनाह, कृपया कुछ धैर्य रखें और मेरे कहने पर कुछ आदेश जारी कर दें। अकबर ने सहमति दे दी। अब बीरबल की चाल शुरू हो गई थी। बीरबल ने पूरे दरबार में ढिंढोरा पिटवाया। आज के दिन दरबार में प्रवेश करने से पहले हर दरबारी को नया वेश पहनना अनिवार्य है, जो उसने आज तक कभी न पहना हो। दरबारियों में अफरातफरी मच गई। कोई कवि की वेशभूषा में आ रहा था, कोई साधु के भेष में, कोई व्यापारी बन गया था तो कोई किसान। सिंहासन के पास खड़े मंत्री ने खुद को जुलाहा बना लिया था और सेनापति ने हल पकड़ रखा था। अकबर सिंहासन पर बैठकर हैरानी से सब देख रहे थे। दरबार अचानक रंग बिरंगा और अजीब सा दिखने लगा था। हंसी, फुसफुसाहट और चौंकने की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। अकबर ने अपनी हंसी दबाई। यह तो शुरुआत ही है, उन्होंने सोचा। फिर बीरबल ने दूसरा आदेश जारी किया। आज हर दरबारी को अपना परिचय बदलकर देना होगा, जो खुद से बिल्कुल विपरीत हो। अब दरबार में मजेदार दृश्य था। सेनापति ने खुद को गीतकार बताया। मुख्य रसोइया ने खुद को राज ज्योतिषी बताया। कवि ने कहा, मैं तो तलवारबाज हूं। और वजीर ने गर्व से ऐलान किया, मैं तो गांव का भैंस चराने वाला हूं। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, दरबार के हर व्यक्ति की सोच और पहचान बदलनी शुरू हो गई है। अकबर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। क्या बात है बीरबल? फिर बीरबल ने तीसरा आदेश दिया। आज दरबार में कोई भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेगा। सभी घुटनों के बल बैठेंगे जब तक सभा चलेगी। अब दृश्य और भी रोचक हो गया। मंत्री, सेनापति, विद्वान सब घुटनों के बल बैठे हुए थे। चेहरे पर हल्की परेशानी और शर्मिंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे सब में हंसी का वातावरण बन गया। अब दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं थी। राज्य के सबसे बड़े लोग भी साधारण बनकर बैठे थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, उनकी आंखों में चमक थी। यह बदलाव केवल वेशभूषा का नहीं था, यह बदलाव मन का था। अंत में बीरबल ने आखिरी आदेश जारी किया। हर दरबारी को अपने सबसे बड़े डर को सबके सामने स्वीकार करना होगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, अपने डर को बताना ये तो मुश्किल काम है। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके दरबारी सामने आए। सेनापति बोला, मुझे हारने से डर लगता है। कवि बोला, मुझे भुला दिए जाने का डर है। व्यापारी बोला, मुझे गरीबी का डर है। यह सुनकर सभी चौंके। जिन लोगों को अजय समझा जाता था, उनके भी डर थे। अंत में अकबर खुद खड़े हुए और बोले, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि मैं अपनी प्रजा के दिल से उतर जाऊं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब दरबार में कुछ बदल गया था। चेहरे नए नहीं थे, लेकिन भावनाएं नई थीं। कपड़े रंगीन थे, पर मन सरल थे। पदवी वही थी, पर अभिमान गायब था।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने वाकई में एक दिन में पूरा दरबार बदल डाला। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, असली बदलाव बाहर नहीं भीतर से आता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और घोषणा की, आज से हर साल एक दिन बदलाव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन से हर साल एक दिन ऐसा होता था जब पूरे दरबार में नए वेश, नए परिचय और दिल से सच्ची बातें साझा होती थीं। और बीरबल की चतुराई का यह चमत्कार इतिहास में अमर हो गया।